नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दिव्यदा इनसाइट पे। मैं डॉक्टर अनु अरोड़ा आपको बीएड का जो पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप वो करवा रही हूँ। तो इसकी आज की कड़ी में जैसा कि थंबनेल से ही क्लियर हो रहा है कि आज अपने पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम व वातावरण, कि किस तरह से एक जो बच्चा है उसके विकास पर उसके वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। तो इसमें कुछ अपन अपने इसके मीनिंग्स, उससे रिलेटेड जो जो डेफिनेशंस हैं वो पढ़ेंगे, और इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन दोनों को प्रभावित करती हैं वो आज अपने इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज अपन शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो पहला जो चीज़ अपन इसमें देखेंगे वो है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, की वंशानुक्रम और वातावरण होता क्या है। तो सबसे पहले अपने वंशानुक्रम को पढ़ते हैं। जब आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है वंशानुक्रम। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि किसी बालक का रंग है, रूप है, आकृति है, यानी कि उसके जो शारीरिक और मानसिक गुण हैं उस पर उसके माता पिता का प्रभाव जरूर पड़ता है। कुछ ना कुछ चीजें जो अपने को उनके जैसी देखने को मिलती ही हैं। अब जैसे कई बार क्या होता है कि अपन ने किसी को देखा नहीं होता, मतलब किसी बच्चे को, लेकिन अपने उनके पेरेंट्स को जानते हैं, तो अपने उस बच्चे को देखते ही बता देते हैं कि ये उसका बेटा है ना। तो इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन यही होता है कि कुछ गुण, वो शारीरिक ऐसे गुण हैं जो अपने माता पिता से ग्रहण किए हुए होता है। चलिए नेक्स्ट अपने देख लेते हैं इसकी कुछ परिभाषाएं जो अलग अलग विद्वानों ने दी हैं। ये परिभाषाएं अक्सर सीटेट है या यूपी, जो जितने भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें ये पूछी जाती हैं कि ये डेफिनेशन किसकी है, किसने दी है। तो थोड़ा इनको अब ध्यान से देखेंगे। तो BN झा क्या कह रहे हैं? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, कि जो जो चीजें बच्चों में देखने को मिलती है वो कहाँ से मिली है? वो उसके वंशानुक्रम से आई हैं, उसकी हेरिडिटी से वो चीजें आई हैं। BN झा क्या कह रहे हैं? हेरिडिटी इज द सम टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेड्स, यानी कि जो भी अपने पेरेंट्स से ग्रहण करी हैं वही गुण उसके अंदर आए हैं। दूसरी जो विशेषता है वो है जेम्स ड्रेवर की। अब जेम्स ड्रेवर क्या कह रहे हैं? माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का जो संतानों में हस्तांतरण, जो ट्रांसफर होता है, वो ही वंशानुक्रम है। वही बात कि जो गुण है माता पिता वाले उनके बच्चों में आ जाते हैं। हेरिडिटी इज ए ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये थी जेम्स ड्रेवर के अनुसार। नेक्स्ट है डगलस व हॉलैंड। वो क्या कह रहे हैं? एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सब क्या क्या चीजें, शारीरिक बनावट, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं, क्षमताएं शामिल रहती है जिनको वह अपने माता पिता अथवा अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है। अब यह कोई जरूरी नहीं है कि जो वो गुण है वो उसके अपने माता पिता से ही वो ग्रहण करेगा। हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज हों जो उसके अपने दादा दादी जैसी हैं, जो उसके अपने नाना नानी जैसी हैं। तो ये जो वंशानुक्रम है उसमें इन सब को ही इंक्लूड किया जाता है। ये गुण वो इन सब से ही ग्रहण करता है। अब अपन देख लेते हैं कि बालक पर जो वंशानुक्रम का प्रभाव है वो कैसे पड़ता है। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी ऑन ए चाइल्ड। बालक के प्रत्येक पहलू पर, मतलब जितनी भी चीजें आप देखेंगे उन सब पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। अब ये प्रभाव कैसे पड़ता है उनको अपन उदाहरणों सहित आगे देखते हैं। सबसे पहला है मूल शक्तियों पर प्रभाव। मूल शक्तियां यानी कि जो किसी भी बच्चे में अपने देखते हैं कि वो किस तरह का व्यवहार करता है, उसके किस तरह के दूसरों के साथ जो उसका व्यवहार या वो जो कार्य करता है, तो उसके जो मूल शक्तियां हैं वो उसके वंशानुक्रम से ही प्रभावित होंगी। वंशानुक्रम के कारण ही बालकों की जन्मजात क्षमताओं में अंतर होता है। कोई बच्चा जो है वो हो सकता है कि सिंगिंग में उसको ज़्यादा रुचि हो, क्योंकि हो सकता है कि उसके फादर सिंगर हो। कोई बच्चा है जो आर्ट एंड क्राफ्ट में ज़्यादा रुचि रखता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो उसके वंशानुक्रम से ही उसके अंदर आती हैं। इसलिए अपने कहते भी है ना
कि जैसा पिता वैसा बेटा, इस तरह के जो अपन कहावते हैं वो भी बोलते हैं। उसका रीज़न यही है कि अपने उनमें, उन बच्चों में उन चीज़ों को अपने को देखने को मिलता ही है, और जो डिफरेंसेस आते हैं बच्चों में उसका कारण भी ये विशेषता ही है। बालक का स्वभाव हमेशा कैसा होगा? माता-पिता के अनुसार होगा। जनरली देखा जाता है कि जो खुश रहते हैं माता-पिता, उनके बच्चे भी स्वभाव में वैसे ही होते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई गुस्से वाला है, तो बच्चे में भी वो चीज़ें आती हैं। क्यों? कुछ तो उसमें हेरिडिटी है, कुछ वो जब अपने आस-पास ऐसा वातावरण देखता है, तो वो अपने आप उन चीज़ों को ग्रहण कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें किससे प्रभावित हुई? वंशानुक्रम से। तो सबसे पहली अपने जो विशेषता देखी, अपने जो प्रभाव देखा, वो था मूल शक्तियों पर प्रभाव। देन सेकंड है शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, कि शारीरिक जो लक्षण है उन पर कौन कौन से प्रभाव, जैसे शारीरिक रचना में, जैसे रंग हो गया, रूप हो गया, आकार हो गया, ऊंचाई हो गई, कि जिन जिन बच्चों के माता पिता लंबे होते हैं वो बच्चे भी लंबे होते हैं, जिनके माता पिता बौने कद के, थोड़े छोटे कम हाइट के हैं, तो वो भी वैसे होंगे। तो इस तरह की जो विशेषता है ना, रंग को लेकर अपन देख सकते हैं कि जो गोरे माता पिता होते हैं उनकी संतान भी जनरली गोरी होती है। हाँ, कुछ अपवाद होते हैं, वो भी अपने आगे देखेंगे, लेकिन जो मेन जो बेसिक जो अपन पढ़ रहे हैं कि जो जीन्स के थ्रू है वो हेरिडिटी में आते ही आते हैं। देन प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, ये क्लिनबर्ग महोदय ने इसको स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि बुद्धि की जो श्रेष्ठता है उसका कारण क्या है? प्रजाति है। प्रजाति कैसे हुई? इन्होंने एक उदाहरण देकर भी समझाया कि अमेरिका की जो श्वेत प्रजाति है वो निग्रो प्रजाति से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पे उस तरह का वातावरण मिला, उस तरह के वातावरण के प्रभाव के कारण ये उससे श्रेष्ठ हो गए। हालांकि अपने आप सिर्फ वंशानुक्रम पढ़ रहे हैं, लेकिन वंशानुक्रम के साथ भी कहीं ना कहीं वातावरण संबंधित है ही। नेक्स्ट इफेक्ट जो है वो है सामाजिक विकास पर प्रभाव। अब इसमें क्या है कि जो गुणवान और प्रतिष्ठित माता पिता होते हैं उनकी संतान भी कैसी होगी? प्रतिष्ठित होगी। और जो असामाजिक हैं, जो सिर्फ हमेशा अपना ही माता पिता अपना स्वार्थ देखते रहते हैं, उनके बच्चे भी वैसे ही होते हैं। अब इसमें एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि रिचर्ड और एलिजाबेथ, दो ऐसे लोगों की स्टडी की गई, रिचर्ड व एलिजाबेथ। तो इन दोनों ने क्या किया? ये दोनों ही बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनके आगे से जितनी भी इनके वंशज हुए वो हमेशा ही अच्छे पद पर ही उन्होंने कार्य किया। यहाँ तक कि इनका एक जो वंशज था वो तो अमेरिका का उपराष्ट्रपति भी रहा है। तो ये क्या, कहाँ से आए ये गुण? कहाँ से आए? उनके वंशानुक्रम से आए। उन्होंने अपने जो भी उनकी क्वालिटीज थी वो अपने वंशानुक्रम से ली। नेक्स्ट है व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव। अब कैटल मुद्दे क्या कह रहे हैं कि जो व्यवसायिक योग्यता है उसका प्रमुख कारण भी वंशानुक्रम ही होता है। वंशानुक्रम के कारण ही किसी व्यक्ति की व्यवसायिक जो कुशलता है वो निर्धारित होती है। जैसे अपने कह देते हैं कि कोई एक बच्चा है जिसके फादर बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे में भी वो क्वालिटीज आती ही आती हैं। टीचर है, उसका बेटा जो है वो भी टीचर बनने की कोशिश करता है क्योंकि उसने उसके व्यवहार को देखा है और उसमें वो गुण आ जाते हैं। हालांकि आजकल थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया, ये जरूरी नहीं है कि व्यवसायी माता पिता का जो बच्चा है वो भी बिजनेसमैन ही बनेगा, आजकल चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन जनरली जो बात है वो ये है कि इसमें ऐसा देखा जाता है। फिर है चरित्र पर प्रभाव। इसमें जो डगडेल महोदय हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो चरित्रहीन माता पिता है उनकी संतान भी हमेशा चरित्रहीन ही होगी, और जो चरित्रवान है उनके माता पिता जो चरित्रवान है उनके बच्चे भी हमेशा आपको अच्छे गुणों वाले ही मिलेंगे। नेक्स्ट, बुद्धि पर प्रभाव। अब गोडार्ड महोदय हैं, उन्होंने क्या कहा है कि जो मंद बुद्धि वाले माता पिता हैं उनकी संतान कैसी होगी? वो भी मंद बुद्धि वाली होगी, और जो प्रखर बुद्धि वाले हैं वो तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को पैदा करेंगे। तो ऐसा जनरली देखा भी जाता है, अपन देखते भी हैं कि जो मान लीजिए कि कोई क्रिकेटर है या कोई अच्छा एक्टर है तो उसका बेटा है वो भी अच्छा एक्टर ही बनता है। तो ये इस वजह से उनमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। अब है महानता पर प्रभाव। गोल्टन महोदय का मानना है कि जो व्यक्ति की महानता है उसका कारण क्या है? वो भी वंशानुक्रम ही है। वंशानुक्रम के कारण ही व्यक्तियों के जो शारीरिक है, मानसिक लक्षण है, उनमें अपन क्या देखते हैं? विभिन्नता देखने को अपने को मिलती है। जैसे अभी अपन ने बात करी कि जो क्रिकेट खिलाड़ी है उसके बेटे की रुचि किस में होगी? क्रिकेट में ही होगी। राजनीतिज्ञ का बेटा है तो राजनीति में रुचि रखेगा, और कोई साहित्यकार का बेटा है तो वो साहित्य को पढ़ना पसंद करता है। अब अपन
देख लेते हैं वंशानुक्रम के नियम। क्या देखेंगे अब अपने वंशानुक्रम के नियम, कौन कौन से लॉज हैं जो कि हेरिडिटी से रिलेटेड हैं। तो इसमें 6 प्रमुख नियम हैं, जिनमें पहला है समानता का नियम, दूसरा है विभिन्नता का नियम, तीसरा है प्रत्यागमन का नियम, चौथा है अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम, पांचवा बीज कोश की निरंतरता का नियम, और लास्ट है मेंडल का नियम। ये एक्चुअली मेंडल है, मेंडल का नियम। ठीक है, तो अपन ये 1 बाय 1 इन सबको अभी इनकी स्टडी करेंगे। तो पहला जो अपना नियम है वो है समानता का नियम, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, यानी कि जैसे माता पिता वैसे ही संतान। जब अब शुरू से ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तब यही तो देखा ना कि जो शुरुआत अपन ने करी थी वो क्या था कि जैसे माता पिता में गुण होते हैं वैसे ही बच्चों में आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो इसका गुण है वो भी यही है। सोरेनसन जो महोदय हैं उन्होंने क्या कहा है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे हमेशा बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण, और मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि ही होते हैं। इस प्रकार क्या हुआ, शारीरिक रचना जो है वो कैसी होती है बच्चों की, अपने माता पिता के अनुसार ही होती है। उनमें जो वो गुण है वो ऑटोमेटिक आ ही जाते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने तो कह दिया कि जैसे माता पिता वैसे बच्चे, लेकिन क्या ऐसा होता है? बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो माता पिता इतने बुद्धिमान नहीं है लेकिन उनके बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए। तो उसका रीजन क्या है? कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो इसलिए क्या है, ये जो नियम है ना वो अपूर्ण है, मतलब ये बिल्कुल ये जो बात करें वो सार्थक सिद्ध नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें अंतर आया है। कई बार क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता जैसे होते ही नहीं। अगर कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत महान है व्यक्ति लेकिन उसके बच्चों में वो गुण देखने को मिलते ही नहीं। जैसे आप अकबर का उदाहरण ले सकते हैं। अकबर का बेटा क्या उतना कुशल शासक बन पाया जितने के अकबर खुद थे? क्या महात्मा गांधी जी के बेटे उतने अच्छे जो राजनेता है या उतना अच्छा कार्य कर पाए जो महात्मा गांधी जी ने किया था? तो ये सब उदाहरण अपने इसमें देख सकते हैं। तो वो उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि जैसे जरूरी नहीं है कि जैसे लंबे माता पिता है उनकी संतान है वो छोटे कद की भी हो सकती है, काले माता पिता की संतान कैसी है, गोरी भी हो सकती है। तो ये डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपन ये नहीं कह सकते कि जैसे माता पिता होंगे बच्चे भी उनके जैसे ही होंगे। दूसरा जो नियम है वो है लॉ ऑफ वेरिएशन, यानी कि विभिन्नता का नियम। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि बालक अपने माता पिता के जैसे नहीं होते, वो बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। पहले जो अपन नियम पढ़ रहे थे उसमें क्या था? समानता का नियम था। वो क्या कह रहा है कि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उसके बच्चे होंगे। लेकिन ये उसके बिल्कुल विपरीत बात कर रहा है कि माता पिता के जैसी संतान नहीं होती। और इसके जो प्रतिपादक रहे हैं वो हैं डार्विन और लेमार्क। आप इनके प्रतिपादक जरूर ध्यान रखेंगे। मैं फिर बता रही हूँ आपको कि इस तरह के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि ये जो थ्योरीज हैं वो किस किस ने दी थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। तो ये कह रहे हैं कि बालक अपने माता पिता के समान ना होकर भिन्नता लिए हुए होते हैं। उनमें भिन्नता कैसी है? वो शारीरिक भी हो सकती है, वो मानसिक भी हो सकती है। जैसे जो जरूरी नहीं है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे हमेशा बुद्धिमान ही होंगे। भाई बहनों के बुद्धि, रंग और स्वभाव में भी भिन्नता हो सकती है। अब देखिए, जो एक माता पिता के संतान ही होते हैं सारे सिबलिंग्स जो भाई बहन है, लेकिन वो कभी एक जैसे नहीं होते। कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, कोई गोरा होगा, कोई काला होगा। तो अगर पहले वाले नियम की बात करें, अगर बच्चे माता पिता के जैसे ही होते हैं तो फिर सारे बच्चे एक जैसे होने चाहिए थे। उनमें ये भिन्नता क्यों आई? इसीलिए इस नियम का प्रतिपादन जो है वो किया गया। नवोत्पत्ति तथा प्राकृतिक चयन द्वारा वंशकर्मीय विशेषताओं का उन्नयन होता है। अब ये क्या कह रहे हैं कि कई बार जो नेचुरल सिलेक्शंस है या ये जो चीजें हैं वो प्रभावित कर देती हैं बच्चों में, जो विभिन्नताएं आ जाती हैं उसको। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि बच्चे हमेशा माता पिता जैसे ही होंगे। थर्ड जो नियम है वो है लॉ ऑफ रिग्रेशन, यानी कि प्रत्यागमन का नियम। और प्रत्यागमन का नियम क्या कह रहा है? इसके प्रतिपादक देख लेते हैं पहले। वो है फ्रांसिस गोल्टन। इसके जो प्रतिपादक हैं वो है फ्रांसिस गोल्टन। इस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। पहला क्या कह रहा है? माता पिता जैसी संतान। दूसरा क्या कह रहा है? कुछ चेंजेस आ सकते हैं, हो सकता है कि माता पिता जैसे ना हो बच्चे। ये कह रहा है कि ये तो होगा ही नहीं कि बच्चे माता पिता के जैसे होंगे, उसके विपरीत ही गुण में देखने को मिलेंगे। माता पिता के ठीक विपरीत संतान का होना ही क्या कहलाता है? प्रत्यागमन का नियम कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए मंद बुद्धि वाले माता पिता हैं, उनके संतान प्रखर बुद्धि वाले हो सकते हैं, और ऐसा हुआ भी है। बहुत सारे उदाहरण आपने भी देखे होंगे।
बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों का त्याग कर क्या कर लेता है, जो सामान्य गुण है उनको ग्रहण कर लेता है। यही कारण है कि महान व्यक्तियों के पुत्र साधारण थे, उनके समान महान नहीं। ये कोई जरूरी नहीं है कि सब महान ही होंगे। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, तो क्या उसका बच्चा क्रिकेटर बनेगा ही बनेगा महान क्रिकेटर? ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसे ही आप एक्टर्स का भी उदाहरण ले सकते हैं कि बहुत से ऐसे एक्टर या एक्ट्रेस थी जो खुद बहुत फेमस हुए, लेकिन उनके बच्चों में वो गुण नहीं आए। नेक्स्ट जो गुण है वो है अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम। ये दिया था लेमार्क ने। लेमार्क क्या कहते हैं कि जो अर्जित गुणों का भी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता है। अब लेमार्क क्या कहते हैं, व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया, यानी कि उन्होंने जो कुछ भी अपने जीवन में हासिल किया, वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाली संतति को स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब समझने के लिए अपने एक उदाहरण देखते हैं। जिराफ की गर्दन का लंबा होना। अब क्या कहा जाता है इस बात को लेके कि कहते हैं कि जो जिराफ था उसकी गर्दन पहले कैसी थी, घोड़े जैसी थी, इतनी लंबी गर्दन नहीं थी। लेकिन कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि पृथ्वी पर अकाल पड़ गया और जो पेड़ पौधे छोटे या जो भी थे वो सब खत्म हो गए, तो जो ऊंची ऊंची झाड़ियां थी वही कुछ बची। तो जो जिराफ है उन्होंने उनको खाने के लिए वो जैसे उचक उचक कर उनको खाते थे, ऊपर होकर खाते थे, तो वैसे वैसे उनकी गर्दन जो है वो लंबी होने लगी और यही गुण आगे वाली पीढ़ी में भी देखने को मिल गया। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो उन्होंने जो चलता आया है पीढ़ी दर पीढ़ी वो ही होगा, कई बार अपने उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं और यही है अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम। अब देखते हैं अपने बीज कोश का नियम। बीज कोश क्या कहता है कि बालक को जन्म देने वाला बीज कोश, इसका जो वो देख लेते हैं अपने प्रतिपादक कौन है, ऑगस्ट वाइजमैन इसके प्रतिपादक हैं। ये क्या कहते हैं कि बालक को जन्म देने वाला जो बीज कोश है वो कभी भी नष्ट नहीं होता। अब ये वाइजमैन क्या कह रहे हैं, बीज कोश का कार्य केवल उत्पादक कोशों यानी कि जो जर्म सेल्स हैं उनका निर्माण करना है। जो बीज कोश बालक को अपने माता पिता से मिलता है उससे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। इस पर क्या होता है, बीज कोश पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चलता ही रहता है। बीज कोश केवल जनन कोशिकाओं में पाया जाता है, वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुक्रम के गुणों को हस्तांतरित करता है। शरीर कोशिकाओं में होने वाले जो परिवर्तन है वो किस में है, वंशानुक्रम में नहीं आएंगे। अब ये एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक मनुष्य है, कोई एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, वो फिजिकली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन उसने क्या किया, एक्सरसाइज करके अपनी जो बॉडी मसल्स हैं उनको वो स्ट्रॉन्ग बना लिया। तो क्या वो खुद स्ट्रॉन्ग है, तो क्या वो सारी चीजें बच्चों में आ जाएंगी? नहीं, उसमें वो चीजें जरूरी नहीं है, क्योंकि वो उसने खुद अर्जित किए हैं ये वाले गुण, खुद एक्सरसाइज करके उसने अपने बॉडी मसल्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। तो यही बीज कोश का नियम कहता है कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जरूरी नहीं है कि वो गुण हस्तांतरित होंगे ही, हो सकता है कि उनको जो वो गुण है उसको उस व्यक्ति ने खुद अर्जित किया है, उसके पीछे से नहीं चले आ रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो है वो मेंडल का नियम, लॉ ऑफ मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल ने इस सिद्धांत को दिया, इस जो नियम को दिया। और ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखेंगे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, अनुवंशिक का जनक किसको कहते हैं, मेंडल महोदय को। और इनका पूरा नाम भी आप याद रखें। कई बार जैसे ऑप्शंस जो दिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उनमें इनमें थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया जाता है, जैसे ग्रेगर की जगह कुछ और लिख दिया, जोहान की जगह कुछ और लिख दिया, और लास्ट में मेंडल ही होता है। तो ये पूरा नाम आप ध्यान रखें। अब इन्होंने क्या किया था, मेंडल महोदय ने, इन्होंने कुछ चीजों पर एक्सपेरिमेंट करके अपने इस नियम की पुष्टि की थी। इन्होंने क्या किया, मटर के दाने और काले और जो सफेद चूहे उन पर अपने रिसर्च करी, और रिसर्च के बाद उन्होंने ये देखा कि प्रथम पीढ़ी के जो मुख्य प्रभावी गुण ही प्रदर्शित होते हैं, लेकिन जैसे ही अगली पीढ़ी में जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो गुण मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उन्होंने इस तरह के कुछ 3 प्रकार के नियम दिए थे, जिनको अपने क्या कहते हैं, मेंडलवाद कहते हैं। अब अपने 1 बाय 1 ये जो नियम है इनको हम देख लेते हैं। पहला जो नियम है वो है प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि जो माता पिता के गुण होते हैं उसमें जिसके गुण, यानी कि माता या पिता में से जिसके गुण ज्यादा प्रभावी होते हैं, मान लीजिए कि जो माता है उसका कोई एक गुण है वो ज्यादा इफेक्टिव है, तो वही बच्चों में आ जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ माता के गुण ही आए, पिता का जो दूसरे जनक है उनके गुण में नहीं पहुंचे, तो ये कहलाता है प्रभाविकता का नियम। दूसरा जो गुण है वो है वियोग का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेशन। ये क्या है, ये कह रहे हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो वो गुण आपको दिख जाएंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी में भी वही सेम गुण आए। तो वो जो नियम कहलाता है वो कहलाता है वियोग का नियम। और तीसरा जो नियम है वो है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि जो माता पिता के जो गुण होते हैं उसमें बच्चा कुछ गुण तो अपनी माता से और कुछ गुण अपने पिता से ग्रहण करता है, ये कहलाता है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसमें पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि वंशानुक्रम क्या होता है, फिर वंशानुक्रम की कुछ परिभाषाएं देखी, फिर वंशानुक्रम का जो क्या क्या प्रभाव है वो देखा, और उसके बाद वंशानुक्रम के 6 ये नियम देखे। अब अपना पूरा टॉपिक क्या था, वंशानुक्रम व वातावरण, जिसमें अपने वंशानुक्रम को देख चुके हैं, और अपनी जो आगे वाली क्लास है उसमें अपने वातावरण को पढ़ेंगे कि वातावरण किस तरह से किसी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। थैंक यू।